आखिरी बस और जंगल, भाग 1। अध्याय 1। देर रात की यात्रा। नदीम की घड़ी में रात के ठीक 11:15 बज रहे थे जब उसने बस अड्डे के जर्जर बेंच पर अपनी अटैची रखी। पूरे शहर में हर तरफ से आती जाती धूल और रात के धुंधलके में लिपटी सन्नाटे के बीच बस अड्डे की पीली भिनभिनाती रोशनी किसी बीमार आंख की तरह चमक रही थी। नदीम एक 28 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसे एक जरूरी प्रोजेक्ट के लिए अचानक देवपुर के पास के एक छोटे शहर विपिनगंज जाना पड़ा था, खुद को एक अजीब दुविधा में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। शहर से विपिनगंज तक की उसकी कनेक्टिंग बस छूट चुकी थी। काउंटर पर बैठे आधे सोए बाबू ने एक थके हुए अंदाज में बताया था कि अब जंगल पथ से जाने वाली आखिरी बस ही बची है, जो ठीक रात 12 बजे निकलेगी। बस आखिरी है बाबूजी, इसके बाद सीधी सुबह 5 बजे मिलेगी। ये जंगल के रास्ते से जाती है, जरा देर लगती है पर पहुंचा देती है, बाबू ने अपनी डायरी से नजरें हटाए बिना कहा था। नदीम ने माथे से पसीना पोंछा। उसके पास रुकने का समय नहीं था। कल सुबह 9 बजे उसकी मीटिंग थी। ठीक है, मुझे जंगल पथ वाली का टिकट दे दीजिए, उसने कहा अपनी विवशता को स्वीकारते हुए। बस अड्डे की दीवार पर टंगी एक पुरानी धुंधली पेंटिंग में दूर पहाड़ों और घने जंगल का दृश्य दिख रहा था, जो आधी रात के अजीब डर को और बढ़ा रहा था। टिकट लेकर वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा, जहां एक पुरानी मरियल सी बस खड़ी थी। उसके शीशे धूल से सने थे और दरवाजा एक कांपने वाली आवाज के साथ खुला था। ये बस, जिस पर शक्तिमान लिखा था, अपनी उम्र का बोझ साफ साफ ढो रही थी। अध्याय 2। रहस्यमय सहयात्री। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, कुल मिलाकर 8 या 9 लोग ही थे। सबसे आगे की सीट पर एक अधेड़ उम्र का ड्राइवर अपनी स्टीयरिंग व्हील को चूमती हुई माला फेर रहा था। उसका चेहरा थका हुआ और गंभीर था। ठीक उसके पीछे कंडक्टर की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसने सिर पर एक ऊनी टोपी पहन रखी थी, भले ही रात में हल्की गर्मी थी। नदीम ने अपनी अटैची को सावधानी से ऊपर की रैक पर रखा और बीच की एक खाली सीट पर बैठ गया। उसके बैठने के थोड़ी देर बाद उसकी बाईं ओर की सीट पर एक युवा महिला आकर बैठी। उसकी सादगी और शांत चेहरा नदीम को थोड़ा चौंका गया। उसने एक साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल करीने से बंधे थे। उसके साथ कोई सामान नहीं था, सिवाय एक छोटे से कपड़े के थैले के, जो उसने अपनी गोद में रखा हुआ था। माफ करना, महिला ने बहुत धीमी और मधुर आवाज में कहा, क्या ये सीट खाली है? जी बिल्कुल, नदीम ने जवाब दिया। घड़ी ने जैसे ही 12 बजे का इशारा किया, ड्राइवर ने एक लंबी सांस ली, माला को अपनी जेब में रखा और इंजन स्टार्ट कर दिया। बस ने एक गहरी कर्कश दहाड़ लगाई और हिचकोले खाती हुई बस अड्डे से बाहर निकल गई। शहर की रोशनी जल्द ही पीछे छूट गई। कुछ ही मिनटों में बस एक संकरी काली सड़क पर थी, जिसके दोनों तरफ घने पेड़ शुरू हो चुके थे। यह जंगल पथ था, एक ऐसा रास्ता जिसका नाम सुनकर ही अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। सड़क पर दोनों ओर पेड़ों का साया इतना घना था कि बस की हेडलाइट्स भी उन्हें पूरी तरह भेद नहीं पा रही थीं। बस के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। हर कोई अपने में लीन था। नदीम ने बगल बैठी महिला की ओर देखा। उसकी आंखें खिड़की से बाहर घने अंधेरे को घूर रही थीं। माफ करना, क्या आप विपिनगंज तक जा रही हैं? नदीम ने चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। महिला ने अपनी नजरें अंधेरे से हटाईं और एक क्षण के लिए नदीम को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी या शायद कोई पुरानी पीड़ा तैर रही थी। जी, बहुत दूर तक, उसने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज में जैसे कोई कंपन था। मेरा नाम नदीम है, उसने परिचय दिया। मैं प्रोजेक्ट के काम से विपिनगंज जा रहा हूं। मालती, महिला ने जवाब दिया। मैं अपने घर लौट रही हूं। नदीम ने आगे बात बढ़ाने से पहले सोचा कि यह जगह या शायद रात का यह समय बातचीत के लिए उचित नहीं है। वह खिड़की से बाहर देखने लगा। अध्याय 3। रास्ते का अजीब मोड़। बस करीब 1 घंटे तक जंगल के घुमावदार रास्ते पर चल रही थी। बाहर सिर्फ पतंगों की भिनभिनाहट और हवा में पेड़ों की सूखी पत्तों के सरसराहट की आवाजें थीं। अचानक बस को एक जोरदार झटका लगा और वो एक तीखे मोड़ पर आकर रुक गई। क्या हुआ? पिछली सीट से एक मोटा आदमी घबराकर बोला। ड्राइवर ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और शाप दिया। कंडक्टर ने अपनी ऊनी टोपी ठीक करते हुए कहा, चुप बैठो सब, ये गुमनाम पुलिया है। इस पर से धीरे निकलना पड़ता है। यहां कीचड़ बहुत है, रात में रास्ता फिसल जाता है। गुमनाम पुलिया, नाम में ही एक भयानक रहस्य छुपा था। बस फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ी, पर कुछ ही मीटर चलने के बाद ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। नहीं, यह नहीं हो सकता, ड्राइवर ने धीमी आवाज में खुद से कहा और अपने सिर को दोनों हाथों में थाम लिया। नदीम ने देखा कि पुलिया के ठीक बीच में सड़क पर एक पुराना सूखा पेड़ गिरा हुआ था। उसकी मोटी शाखाएं पूरी सड़क को अवरुद्ध कर रही थीं। अब क्या होगा?
एक बूढ़ी औरत ने डरते हुए पूछा। ड्राइवर, जिसका नाम बाद में पता चला कि शिवराज था, नीचे उतरा और पेड़ को करीब से देखा। वो वापस आकर बस में चढ़ गया। उसके चेहरे पर डर और निराशा थी। ये जानबूझकर गिराया गया है? इतना बड़ा पेड़ और ये अभी गिरा है, उसने कहा। कोई यहां था तो क्या किया जाए? कंडक्टर, जिसका नाम रमन था, ने पूछा। शिवराज ने अपनी घड़ी देखी। रात के 1:15। एक ही रास्ता है, शिवराज ने कहा। उसकी आवाज अब दृढ़ थी। हमें पुरानी पगडंडी से घूमकर जाना होगा। वो रास्ता गांव के खेतों से होकर निकलता है, पर जंगल का थोड़ा और अंदर का हिस्सा पड़ता है। बहुत कम इस्तेमाल होता है, पर और कोई चारा नहीं। यात्रियों के बीच फुसफुसाहट फैल गई। पुरानी पगडंडी, वो रास्ता जो कई साल पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि उस पर कई अजीब घटनाएं हुई थीं। क्या वो रास्ता सुरक्षित है? नदीम ने पूछा। शिवराज ने उसकी ओर देखा। रात के इस पहर में कोई भी रास्ता पूरी तरह सुरक्षित नहीं है बाबू, पर हम सुबह तक पहुंचना चाहते हैं तो चलना पड़ेगा। नदीम ने अपनी बगल में बैठी मालती की ओर देखा। वो एकदम शांत थी। उसके चेहरे पर कोई डर या आश्चर्य नहीं था। वो बस सड़क पर गिरे पेड़ को देख रही थी। अध्याय 4। जंगल की गहराइयों में बस घूमकर पुरानी पगडंडी की ओर मुड़ गई। ये सड़क नहीं थी, बल्कि मिट्टी और पत्थरों का एक रास्ता था जिस पर बस हिचकोले खा रही थी। पेड़ों की गंध अब और भी तेज हो गई थी, एक अजीब सी नमी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध। इस रास्ते पर स्ट्रीट लाइट तो दूर, चांदनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। तभी बस के इंजन से एक अजीब सी कराहने की आवाज आई। अरे, क्या हुआ? शिवराज घबराया। बस अचानक तेज झटके के साथ थम गई। इंजन बंद हो चुका था। शिवराज ने चाबी घुमाई। कुछ नहीं। फिर से। फिर भी कुछ नहीं। ईंधन खत्म हो गया क्या? एक यात्री ने पूछा। नहीं, शिवराज ने गुस्से में जवाब दिया। अभी 1/4 टैंक बचा था। किसी ने कुछ किया है। कंडक्टर रमन तुरंत बस से बाहर निकला और बोनट खोल दिया। नदीम भी उत्सुकता से उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही बोनट खुला, एक भयानक गंध आई, जैसे कि सड़े हुए मांस की। ये क्या है? नदीम ने अपने मुंह पर हाथ रखा। रमन ने एक टॉर्च अंदर डाली और देखा। ये तो इंजन ऑयल है, रमन चिल्लाया। किसी ने इंजन ऑयल की पाइपलाइन काट दी है। यह सब बह गया है। नदीम ने जमीन पर देखा। तेल का एक काला धब्बा मिट्टी में फैल रहा था। यह जानबूझकर किया गया है, शिवराज ने बस से उतरते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा था। पहले रास्ता बंद किया गया और अब यहां तेल की पाइपलाइन काट दी गई। सभी यात्री अब बस से बाहर निकल आए थे। चारों ओर घना काला जंगल था। बस की हेडलाइट्स ने सिर्फ कुछ मीटर तक ही रोशनी डाली हुई थी। इस रोशनी से परे अंधेरा इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो आपको निगल लेगा। हम फंस गए, एक यात्री ने निराशा से कहा। अध्याय 5। हवा में खामोशी और फुसफुसाहट। घड़ी में अब रात के 2:30 बजे हो चुके थे। चारों ओर सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी डरावनी लग रही थी। यहां से सबसे नजदीक गांव रानीपुर है, शिवराज ने कहा, पर वो भी कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर होगा। इतनी रात को अकेले जाना खतरा हो सकता है। हमें यहीं रुकना पड़ेगा, रमन ने कहा, और सुबह का इंतजार करना पड़ेगा जब तक कोई गुजरने वाला न मिल जाए या हम मदद के लिए न जा सकें। सभी यात्री फिर से बस में जाकर बैठ गए, मगर अब डर हवा में एक ठोस चीज की तरह तैर रहा था। नदीम ने फिर मालती की ओर देखा। वो अब भी शांत बैठी थी। उसकी आंखों में कोई भी बदलाव नहीं आया था, जैसे वो इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार थी। मालती जी, नदीम ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या आप इस रास्ते के बारे में कुछ जानती हैं? मालती ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजरें नदीम की आंखों में गड़ी थीं और अब उसकी आंखों की उदासी एक अज्ञात भय में बदल चुकी थी। यह जंगल, मालती ने एक धीमी कांपती आवाज में कहा, इसका एक नाम है। लोग इसे भूलने का वन कहते हैं। भूलने का वन? हाँ, कहते हैं कि इस जंगल में जो लोग रात के समय फंस जाते हैं वे गुम हो जाते हैं, और जो लोग यहां से बचकर निकलते हैं वे कुछ ऐसा भूल जाते हैं जो उनके लिए सबसे जरूरी होता है। बस में बैठे बाकी यात्री भी अब उनकी बात सुन रहे थे। उनकी सांसें थमी हुई थीं। तभी बाहर के घने अंधेरे से एक आवाज आई। ये किसी इंसान की नहीं थी, ये एक फुसफुसाहट थी। इंटू रमन, तुम कहां जा रहे हो? तारांकन। कंडक्टर रमन, जो बस के दरवाजे के पास बैठा था, उछल पड़ा। किसने बोला? उसने घबरा कर पूछा। कौन है बाहर? यहां कोई नहीं है, शिवराज ने टॉर्च बाहर चमकाते हुए कहा। हवा होगी।
इंटू शिवराज, तुम उसे नहीं बचा सकते। तुम्हें पता है क्या होने वाला है तारांकन? अब ये साफ था। आवाज बहुत धीमी और भयानक जंगल के बीच से आ रही थी, जैसे वो बस को चारों ओर से घेर रही हो। नदीम ने महसूस किया कि उसकी बगल में बैठी मालती का शरीर तेजी से कांप रहा था। वो अपने छोटे से कपड़े के थैले को कसकर पकड़े हुए थी। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं। चुप रहो सब, शिवराज चिल्लाया। बाहर मत देखो, वो आवाज, ये वही है जिसका डर था। क्या है ये? नदीम ने डरते हुए पूछा। शिवराज ने टॉर्च की रोशनी नीचे कर ली और अपनी आंखें बंद कर ली। यह वो है जिसे गांव वाले वन प्रेत कहते हैं। वह उन्हीं लोगों को परेशान करता है जो इस जंगल की पगडंडी से रात के समय गुजरते हैं। वो आवाजों की नकल करता है और वो अकेले लोगों को बाहर बुलाता है। इंटू मालती, तुम घर नहीं पहुंची, तुम यहीं रुकोगी तारांकन। इस आखिरी फुसफुसाहट ने बस के अंदर एक माहौल बना दिया। मालती की आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने कोई आवाज नहीं निकाली। उसने नदीम का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि नदीम को दर्द हुआ। कृपया, मालती ने नदीम के कान में फुसफुसाया, मुझे बाहर मत जाने देना। वो मेरी यादें लेना चाहता है। एक पल के लिए नदीम ने सोचा कि मालती या तो पागल है या बहुत डरी हुई है, लेकिन बाहर की फुसफुसाहट, इंजन का जानबूझकर खराब होना और अब मालती की यह भयानक चेतावनी, ये सब एक भयानक कहानी का हिस्सा लग रहा था। अध्याय 6, यात्री का गायब होना। अचानक बस में बैठा मोटा यात्री जो पिछली सीट पर था चीख उठा, मुझे डर लग रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, मैं यहीं बैठा नहीं रह सकता। शिवराज ने मुड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। भाई, शांत हो जाओ, बाहर मत निकलो, तुम अकेले नहीं हो। लेकिन उस आदमी पर डर हावी हो चुका था। उसने अपनी हिम्मत बटोरी और दरवाजे की ओर भागा। मैं पैदल जा रहा हूं, मैं मरना नहीं चाहता। कंडक्टर रमन और शिवराज ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी तेज था। उसने दरवाजा खोला और बस की हेडलाइट्स की रोशनी से बाहर अंधेरे जंगल की ओर भाग गया। इंटू, हाँ, आ जाओ तारांकन। बाहर से फुसफुसाहट की आवाज अब और भी मजबूत थी। नहीं, शिवराज चिल्लाया। वो कहां गया? वह सीधा जंगल की ओर भागा है। सबने दरवाजे से बाहर देखा। उस आदमी की बस कुछ ही दूर तक पीठ दिखाई दी, फिर वो घने अंधेरे में समा गया। सन्नाटा। फिर कुछ ही सेकंड बाद एक भीषण चीख सुनाई दी। चीख इतनी तेज थी कि जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई दूर तक गई। और फिर खामोशी। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। नदीम ने मालती की ओर देखा। वो अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थी, उसके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। वो चला गया, रमन ने कांपते हुए कहा। वन प्रेत ने उसे बाहर खींच लिया। बाहर कोई नहीं जाएगा, शिवराज ने अब दृढ़ता से कहा। जब तक सूरज नहीं निकलता हम इसी बस में रहेंगे। अब ये बस हमारा किला है। नदीम ने दरवाजे को देखा। रात 3 बजे का समय था। जंगल के अंदर कहीं दूर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। वे पूरी तरह से इस अजीब भयानक जंगल की दया पर थे। मालती ने अपना थैला धीरे से खोला। अंदर कुछ नहीं था सिवाय एक पीली पड़ी हुई पुरानी तस्वीर के। तस्वीर में एक मुस्कुराता हुआ युवा जोड़ा था, मालती और एक आदमी, शायद उसका पति। ये मेरी सबसे जरूरी याद है, मालती ने फुसफुसाया। वो इसे लेना चाहता है। अगर ये चला गया तो मैं भी भूल जाऊंगी। नदीम ने उसकी आंखों में देखा। वो इस अजीब कहानी में और उलझता जा रहा था। क्या ये सब सिर्फ एक डरावना अंधविश्वास था या वे सच में किसी अलौकिक खतरे में थे? अध्याय 7, ड्राइवर का राज। रात की खामोशी अब बस के अंदर के डर को और गहरा कर रही थी। शिवराज, ड्राइवर, अपनी सीट पर बैठा था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे हुए थे। उसकी आंखें लाल थीं, मानो उसने बरसों से नींद न ली हो। नदीम ने महसूस किया कि इस स्थिति की भयावहता को सिर्फ मालती और शिवराज ही पूरी तरह से समझ पा रहे थे। शिवराज जी, नदीम ने धीरे से पूछा, आप इस जगह के बारे में इतना कुछ जानते हैं? क्या आप पहले भी इस रास्ते से रात में गुजरे हैं? शिवराज ने एक गहरी सांस ली जो जंगल की ठंडी हवा में कांप गई। बाबूजी, उसने अपनी आवाज को स्थिर करते हुए कहा, मैं पिछले 30 साल से इस रूट पर हूं। ये जंगल मेरा घर है और मेरी जेल भी। मैंने ये पगडंडी तभी देखी थी जब ये पहली बार बनी थी, और मैंने इसे तब भी देखा जब ये बंद हुई। उसने अपनी कहानी शुरू की। ये भूलने का वन 30 साल पहले इतना घना नहीं था। तब भी यहां घटनाएं होती थीं, पर वे महज चोरी या जानवरों के हमले माने जाते थे। लेकिन 15 साल पहले
इसी पगडंडी पर रात के 1 बजे एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। बस में 12 लोग थे। मैं उस वक्त उस बस में नहीं था, पर मैं ही पहला था जो सुबह वहां पहुंचा। वो रुका। उसकी आंखें दूर अंधेरे में किसी अदृश्य चीज को घूर रही थीं। बस खराब नहीं हुई थी बाबूजी। वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती एक बड़े पत्थर से टकराई गई थी, जैसे किसी ने ड्राइवर को नियंत्रित कर लिया हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि 12 यात्रियों में से सिर्फ 11 लोग ही बस में मिले, और वे सब मर चुके थे। रमन, कंडक्टर जो चुपचाप बैठा था, अब कांप उठा। और वो 12वां यात्री कौन था? नदीम ने डरते हुए पूछा। वो मेरी बेटी थी, अंजना, शिवराज ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में दशकों पुराना दर्द था। वो गांव अपनी नानी से मिलने जा रही थी। सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी सीट पर सिर्फ उसका बचपन का खिलौना मिला। वो गायब थी, न कोई शव, न कोई निशान। नदीम को महसूस हुआ कि उसके रोंगटे खड़े हो गए हैं। और तभी शिवराज ने अपनी बात पूरी की। गांव वालों ने इस पगडंडी को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये वन प्रेत का रास्ता है जो यादें चुराता है। वो लोगों को नहीं मारता, वो उन्हें कहीं ले जाता है और उनकी सबसे प्यारी याद छीनकर उन्हें पागल कर देता है। मेरी बेटी की याद शायद अब तक यहीं कहीं भटक रही होगी। अब नदीम को मालती के डर और उसकी तस्वीर की अहमियत समझ में आई। वो कोई पागल नहीं थी, बल्कि वो उसी भयानक अलौकिक खतरे का शिकार होने से डर रही थी। अध्याय 8, वन प्रेत का हमला। रात के 3:30 हो गए थे। हवा कांप रही थी। अब फुसफुसाहट नहीं, बल्कि हंसी सुनाई देने लगी। ये एक बच्चे की हंसी थी, खुशमिजाज और मासूम, मगर इस घने अंधेरे में ये सबसे डरावनी आवाज थी जो नदीम ने कभी सुनी थी। इन्यू पिताजी, पिताजी, मुझे ठंड लग रही है, दरवाजा खोलो, तारांकन। शिवराज का चेहरा पीला पड़ गया। ये हंसी, ये आवाज उसकी बेटी अंजना की थी। अंजना, मेरी बेटी। शिवराज तुरंत बस के दरवाजे की ओर लपका। वह अपने 15 साल पुराने गम को भूल नहीं पा रहा था। नदीम और रमन ने उसे कसकर पकड़ा। रुको शिवराज जी, ये उसकी आवाज नहीं है, ये प्रेत है, वो आपको बाहर बुला रहा है, नदीम चिल्लाया। नहीं, तुम नहीं समझते, यह सच है, मेरी बेटी मुझे बुला रही है। शिवराज प्रतिरोध कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ठीक उसी पल एक जोरदार ठोकर बस की खिड़की पर लगी। क्रैक। बस के बीचों बीच बैठी एक बूढ़ी महिला चीख उठी। नदीम ने तेजी से टॉर्च खिड़की पर डाली। बाहर अंधेरे में उसे सिर्फ एक पल के लिए एक झुकी हुई पतली छाया दिखी जो खिड़की से दूर हट रही थी। छाया के हाथ बहुत लंबे थे, जैसे सूखी लकड़ियां, और खिड़की पर काले रंग की एक चिपचिपी उंगली का निशान बना हुआ था। तुम सब खुद को बचाओगे तो मैं तुम्हारी यादें ले लूंगा। हंसी अब और मजबूत थी। यह साफ हो गया था कि प्रेत अब बस के अंदर आने की कोशिश कर रहा था। अध्याय 9, मालती का बलिदान। बाकी के यात्री अब आतंक में आ गए थे। एक औरत रो रही थी, एक आदमी जमीन पर लेटकर प्रार्थना कर रहा था। मालती अभी भी चुप बैठी थी, उसकी आंखें खुली थीं। उसने धीरे से नदीम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब संकल्प था। नदीम जी, मालती ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मुझे लगता है, मुझे पता है कि वो क्या चाहता है। क्या? वो खुशी से भरी यादें नहीं छीनता, वो आशा छीनता है। वो चाहता है कि हम इतने डरे हों कि हम खुद ही अपनी सबसे जरूरी यादें उसे सौंप दें। उसने अपनी गोद में रखी पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें वो और उसका पति मुस्कुरा रहे थे। मेरे पति की मौत 6 महीने पहले हुई है। मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। यह मेरी सबसे खास याद है। इसी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूं। मैं विपिनगंज में अपने मायके जा रही थी ताकि जिंदगी फिर से शुरू कर सकूं। वो एक पल रुकी। अगर मैं ये तस्वीर उसे दे दूं, अगर मैं ये सबसे जरूरी याद खो दूं, तो शायद वो बाकी सबको बख्श दे। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगी। नदीम ने उसे रोकने की कोशिश की। आप अपनी जिंदगी की उम्मीद नहीं खो सकती। ठीक तभी बस के दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा हिलने लगा। इंटू दे दो और तुम आजाद हो जाओगी, तारांकन। प्रेत की आवाज अब मालती के बिल्कुल पास से आ रही थी, जैसे वो उसके कान में फुसफुसा रहा हो। मालती ने गहरी सांस ली। उसने दरवाजे की ओर देखा। मुझे माफ करना नदीम जी, उसने कहा, पर मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की अब कोई परवाह नहीं है। अगर मेरी एक याद के बदले इन सब लोगों की जान बचती है तो यही सही। और इससे पहले कि नदीम या कोई और उसे रोक पाता, मालती ने दरवाजा खोल दिया।
बस की हेडलाइट्स की तेज रोशनी में नदीम ने देखा कि मालती दरवाजे से बाहर निकली। ले लो, वह तेज आवाज में चिल्लाई। उसने अपने हाथों में पकड़ी हुई तस्वीर को हवा में उछाल दिया। तस्वीर हवा में नाचती हुई गिरी और जैसे ही वो जमीन को छूने वाली थी, अंधेरे से एक लंबी पतली छाया तेजी से बाहर निकली और तस्वीर को झपट लिया। एक संतुष्टि भरी, लंबी, डरावनी आवाज जंगल में गूंजी। मालती शांत खड़ी थी। वह पलटकर बस की ओर आई। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था। वो खाली थी। उसकी आंखों की उदासी, पीड़ा और प्यार सब गायब हो चुका था। उसने बस में कदम रखा, दरवाजा बंद किया और नदीम के बगल वाली सीट पर बैठ गई। कौन हूं मैं? मालती ने एक धीमी, अजीब सी आवाज में पूछा। हम कहां जा रहे हैं? वो सचमुच अपनी सबसे जरूरी यादें खो चुकी थीं। वो अब सिर्फ एक शरीर थी जिसमें कोई अतीत नहीं था। प्रेत चला गया था। उसकी चीख, उसकी हंसी, उसका फुसफुसाहट सब बंद हो गया। जंगल में एक भयानक शांत सन्नाटा छा गया था। अध्याय 10, भोर का इंतजार। बस के अंदर अब एक उदास और शांत माहौल था। यात्री अब सुरक्षित थे, पर वे मालती को देख रहे थे, जो अब हर किसी के लिए एक अजनबी बन चुकी थी। शिवराज, जो अब होश में आ चुका था, शर्मिंदा था। उसने अपने आप को खत्म कर लिया, शिवराज ने दुख से कहा। सिर्फ हमें बचाने के लिए। नदीम ने महसूस किया कि इस जंगल के डर के पीछे सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक भयानक वास्तविकता छिपी थी। अब रात सुबह के 4 बजे हो चुके थे। सूर्योदय में अभी भी लगभग 2 घंटे थे। ये 2 घंटे उन्हें बिना किसी हलचल के बस के अंदर ही बिताने थे। शिवराज ने धीरे से अपने पर्स से अपनी बेटी अंजना की एक छोटी सी तस्वीर निकाली। उसने तस्वीर को कसकर पकड़ा। हम यहीं रहेंगे, शिवराज ने कहा, और अब कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। नदीम ने भी अपने लैपटॉप बैग में हाथ डाला और अपनी मां की एक पुरानी चिट्ठी को छुआ। वो जानता था कि इस क्षण में हर किसी को अपनी सबसे जरूरी याद को बचाकर रखना था, क्योंकि प्रेत कभी भी वापस आ सकता था। अध्याय 11, आशा की पहली किरण। बस के अंदर यात्री खामोश बैठे थे। हर पल एक युग जैसा लग रहा था। ठीक सुबह के 5:30 पर पूरब की ओर से पेड़ों के पीछे से एक पीली रोशनी की रेखा दिखाई देने लगी। यह सूर्योदय था। जैसे ही जंगल में रोशनी फैलनी शुरू हुई, उसकी भयावहता कम होने लगी। पेड़ जो रात में किसी राक्षस की तरह दिख रहे थे, अब सिर्फ पेड़ थे। शिवराज ने अपनी आंखें खोलीं और सूरज की पहली किरण को बस के शीशे से अंदर आते देखा। हम बच गए, उसने फुसफुसाया। वो उठा और बस का दरवाजा खोला। अब बाहर सिर्फ सुबह की ताजी हवा थी। रात का डर, प्रेत की आवाजें और वो भयानक सन्नाटा सब गायब हो चुका था। अध्याय 12, आगे की राह। शिवराज ने रमन को साथ लिया और वे दोनों रानीपुर गांव की ओर पैदल मदद लेने निकल पड़े। नदीम ने मालती का ध्यान रखा, जो अब भी सबसे अनजान थी, एक खाली निगाहों वाली मूर्ति की तरह। लगभग 1 घंटे बाद शिवराज और रमन 2 गांव वालों के साथ वापस आए। गांव वाले इंजन ठीक करने के लिए जरूरी सामान लेकर आए थे। उन्होंने बताया कि यह पगडंडी सचमुच शापित है और रात में यहां फंसने वाले यात्री हमेशा किसी न किसी रूप में अपनी यादें खो देते हैं। इंजन को ठीक करने में लगभग 1 घंटा लगा। सुबह 8 बजे शक्तिमान बस फिर से गुर्राती हुई स्टार्ट हुई। बाकी यात्रियों ने मालती के साथ हमदर्दी दिखाई और गांव वालों ने उसे रानीपुर में अपनी देखरेख में रखने की पेशकश की, जब तक कि उसके परिवार का पता नहीं चलता। मालती को कुछ याद नहीं था, इसलिए वह विरोध भी नहीं कर सकती थी। बस फिर से अपने असली रास्ते पर आगे बढ़ी। नदीम चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। उसने अपनी अटैची से अपने लैपटॉप को निकाला और उसे चालू किया। काम के लिए देर हो चुकी थी, लेकिन अब उसे देर की परवाह नहीं थी। वो खिड़की से बाहर देखता रहा। वो भूलने का वन अब सिर्फ एक हरा भरा जंगल था, जहां चिड़ियां चहचहा रही थीं। विपिनगंज पहुंचने पर नदीम ने तुरंत अपनी मीटिंग रद्द की और पुलिस के पास गया। उसने सब कुछ बताया, गिरा हुआ पेड़, कटी हुई पाइपलाइन और गुमनाम यात्री की चीख। लेकिन पुलिस ने इसे बस एक अजीब दुर्घटना और सामूहिक भ्रम मानकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि उस जंगल की कहानियां पुरानी हैं और काल्पनिक हैं। नदीम को पता था कि वो कहानी काल्पनिक नहीं थी। वो मालती की खाली आंखें कभी नहीं भूल सकता था। उसने अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। उसने अपने परिवार को फोन किया, अपनी मां को गले लगाया। अब उसे हर एक छोटी याद, हर एक रिश्ता असाधारण रूप से कीमती लग रहा था। वो अब हर रात सोने से पहले अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखता था और उसे लगता था कि कहीं दूर जंगल के अंधेरे में कोई फुसफुसाहट अभी भी हवा में तैर रही है, इंतजार कर रही है कि कब कोई और यात्री आखिरी बस में सवार होगा और भूलने के वन के रहस्य में फंस जाएगा। समाप्त।
कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए